देखा। सो लास्ट क्लास लोग में हम लोगों ने देख रखा था वी आर व्हाट इज द लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। जस्ट इन क्विक रिव्यू, वी आर गोइंग फॉर जस्ट classification of two or more observation. So we are having some labeled data is available. So जो हम लोगों के पास response variable था, this is known as usually known as this in labeled data set. आपके पास इतना input है, ये input है, these are the observation and these are supposed to be output, but this is not an output. These are the labeled set. So we are in one difference between your supervised and unsupervised learning is that in unsupervised learning you are not having this labeled data set. This is labeled data, this labeled data, fine. So when we are having this supervised learning, so we suppose or we assume that we are having labeled data available, and in case of unsupervised learning data is usually unlabeled. सिंपली बोल सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो कॉलम है अनसुपरवाइज लर्निंग में नहीं होगा, हमको इनके हिसाब से उसको ग्रुप करना है और इनके हिसाब से हमको पता है कि अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन ऐसी है तो इसका आउटपुट ये होगा, ऑब्जर्वेशन ऐसी है तो इसके बाद आउटपुट ये होगा। देन हमारे पास नया हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन आएगी, इनमें से कुछ ऑब्जर्वेशन आएगी, उसके हिसाब से हमको प्रिडिक्ट करना है कि हम टेनिस खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। तो दिस इज, तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली हमारा एक हम क्योंकि लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन पे बात कर रहे हैं तो हम एक लीनियर सेपरेटर आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमारे पास 3 क्लासेस हैं तो हमारे पास 2 सेपरेटिंग प्लेन्स आएंगे, हमारे पास अगर 4 क्लासेस हैं तो हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन आएंगे एंड सो ऑन, या उससे ज़्यादा भी क्लासिफिकेशन आ सकते हैं। हम अभी ये नहीं बोल रहे कि नहीं आ सकते, पर हाँ आ सकते हैं, बट उससे ज़्यादा प्लेन्स आएंगे तो वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज एन लीनियर क्लासिफिकेशन। हमारे पास फिर कुछ अलग फंक्शंस अवेलेबल होंगे, वी आर इन सम सेट ऑफ दिस लीनियर क्लासिफिकेशन, राइट। सो हमने लीनियर सेपरेबिलिटी देख ली थी, देन वी आर अगेन फॉर दिस डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। देन डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में हमने क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ भी देख ली थी लास्ट क्लास में, एंड हम उस क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे थे, वी आर आइडेंटिफाइंग दैट जिस क्लास की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उस क्लास को हम मान के चलेंगे कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो पर्टिकुलर पॉइंट आपके उस पर्टिकुलर क्लास में मिलेगा। मतलब हम इस के की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू योर ओल्ड डेटा, फाइन। सो न्यू डेटा, अगर हमारे पास एक नया ऑब्जर्वेशन है, लेट्स से जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि राइट, लेट्स से मेरे पास एक नया पॉइंट आया, लेट्स से मैंने डिफाइन करा, लेट्स से मेरा आउटलुक था सनी, ठीक है। मेरा विंड था, इट इज़ विंडी, तो दिस इज ट्रू। टेम्परेचर था हॉट और रेनी था यस। अब इसके लिए प्रिडिक्ट करना है कि मैं टेनिस खेल सकता हूँ या नहीं, तो हमको ये प्रिडिक्ट करना है, फाइन। अब इसके प्रिडिक्शन में हम क्या करेंगे, तो दिस इज माई एक्स, फाइन, दिस इज माई न्यू एक्स, तो दिस इज माई न्यू एक्स। तो हम क्या करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हम चेक करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले इक्वल्स टू यस। हमारे पास अभी K2 है ना, या 2 K है ना, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्ले टेनिस इक्वल्स टू नो, फाइन। गिवन दिस एक्स, तो गिवन दिस एक्स, तो इस एक्स में मैं दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, दिस इज x4, मैंने उसको स्मॉल में सेट लिख दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मैक्सिमम निकाल रहे हैं, मतलब एक के लिए, मतलब हम लेट से हम पहले प्ले के लिए निकालें, तो प्ले के लिए अब हमारे पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या हो रही थी, हम कैसे निकाल रहे थे, हमारे पास जो लाइकलीहुड था हमारे डेटा का, हमारा लाइकलीहुड क्या था डेटा का, हमारा लाइकलीहुड डेटा का क्या था, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, लाइकलीहुड हमारे पास हम क्या निकाल रहे थे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एक्स में, मतलब x1 इज इक्वल्स टू सनी, wind is equals to true, wind is equals to true, then temperature equals to hot, and rainy equals to yes, given play equals to
let's say yes, play equals to yes into my prior probability. तो what is the probability of yes अपॉन हमारे पास कुछ कांस्टेंट था, भी उस कांस्टेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ चेक करते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ऐसी अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ रही है तो हम उन सारी प्रोबेबिलिटी में चेक करते हैं, जैसे आउटलुक इज सनी, टेम्परेचर इज हॉट, ह्यूमिडिटी नहीं था मेरे पास और जो भी लिया था, तो वो सारी उस पर्टिकुलर की वैल्यू जब हमारे पास वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसमें से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इस पूरे डेटा में से हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो उस डेटा में से हम उसकी प्रोबेबिलिटी, हम रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। देन वी आर हैविंग प्ले इक्वल्स टू यस, तो प्ले इक्वल्स टू यस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही थी, प्ले इक्वल्स टू में दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, सो दिस इज टोटल 14 एंड दिस इज 9 अपॉन 14, तो प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारी आ रही है इसकी एक प्रोबेबिलिटी 14 में से जो भी कुछ आती है हमारे पास, देन सॉरी समथिंग 9 के ऊपर हमारे पास कुछ आती है, क्योंकि हमारे पास प्ले इक्वल्स टू यस था, तो इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आती है, लेट्स से दिस इज 1 ही आ रहा था इनटू हमारी दिस इज प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो प्रायर प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या थी, प्रायर प्रोबेबिलिटी थी हमारी दिस इज यस दिस इज 9/14 अपॉन अपॉन हमारे पास क्या था, हमारे पास अपॉन में था ये सारी की प्रोबेबिलिटी, तो बाकी सारी की प्रोबेबिलिटी हर एक आइटम की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, तो सारी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आ रही थी। इस पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी में सेम एक इसकी प्रोबेबिलिटी आती, एक इसकी प्रोबेबिलिटी आती, इन दोनों में से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आती हम बोल देते कि वो वाली क्लास सही है, क्योंकि हम यहाँ बोल भी तो रहे हैं दिस इज आर्ग ऑफ मैक्स, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 0.6 आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी मान लो 3 आ रही है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं, मैक्स चेक कर रहे हैं किस पे, के पर। तो के पर हमारी कौन सी चेक आ रही है, तो ये के पर 0.6 वेल के इक्वल्स टू यस यू आर गेटिंग 6 एंड व्हेन यू आर के इक्वल्स टू नो हमारे पास 0.3 आ रहा है, तो हम बोल सकते थे दिस इज आर प्रोबेबिलिटी। सिंपल कैलकुलेशन ऐसा है, मैथमेटिकल अगर हमको लिखना है तो दिस इज आर फॉर्मूला कि हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट फाइन? इतना आप लोगों को समझ में? Yes, sir. Fine. So we are going from this class density estimation. So in our linear discriminant analysis, we assume that every density within a class is assumed to be the Gaussian distribution. हाँ सर एक बार वो दोबारा बता दीजिए कि 1/9 और वो 9/14 कैसे आया? 1/9 कैसे आया, देखो दिस इज x1 इक्वल्स टू सनी, विंड इक्वल्स टू ट्रू, और ये दिस इज जो भी मेरा एक पैरामीटर था वो मेरा डेटा मैंने कंडीशन क्या दी थी, दिस इज यस, तो टोटल नंबर ऑफ यस मेरे पास कितने थे, 9, फाइन। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस मेरे पास कितने थे, 14, तो दिस इज प्रायर प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास इनिशियल प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यस की 9 थी, टोटल में से 14 में से 9 बार यस आ रहा है, तो दिस इज माय प्रायर प्रोबेबिलिटी जिसको हम अभी मान के चल रहे थे, दिस इज प्रायर प्रोबेबिलिटी इज दिस यस, फाइन। अब हमको ये लाइक्लीहुड उठाना था, लाइक्लीहुड हमको कैसे दिखाना था, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यस के इंस्टेंसेस कितने थे, 9 थे, उसमें से ये वाला कंडीशन, ये कोई एक सर्टेन कंडीशन कितनी बार आ रही है, तो वो सर्टेन कंडीशन इस टेबल में से चेक कर लेते हैं कि वो आ रही है क्या, तो ये सर्टेन कंडीशन इस टेबल में से आ रही है तो उसको काउंट कर लेते हैं जब हमारे पास यस था, ठीक है, तो वो काउंट कर लीजिए आप, तो आपके पास काउंटिंग पर वैल्यूज आ जाएगी, तो दिस इज, और उसके बाद अपॉन में टोटल, मतलब हमारे पास ये वाली कंडीशन जब यस में आ रही है और ये वाली कंडीशन जब फॉल्स में आ रही है, मतलब नो में आ रही है, तो ये वाली कंडीशन यस में कितनी बार आ रही है, ये वाली कंडीशन नो में कितनी बार आ रही है, तो इसके हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। तो यस में मान लो 1 बार आ रही है, नो में मान लो आपके पास 2 बार आ रही है, तो हमारे पास मान लो 1 बार आ रही है तो दिस इज 1/9, और नो में हमारे पास 2 बार आ रही है, दिस इज 2/9, तो हमारे पास डिनोमिनेटर भी आ जाता है, दिस फाइन। ओके सर, फाइन। सो हमारा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है कि हम मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर ही काम कर रहे हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही काम कर रहे हैं, तो विल अज्यूम दैट आर लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस assume that the every density within your particular class is the Gaussian distribution. This is your Gaussian distribution, fine. So this is assumed to be your Gaussian distribution. आपका सारा डेटा जो है वो normally distributed है. And in LDF we assume that the Gaussian distribution for different classes share the same covariance structure. सभी का covariance structure same है. क्यों? हम मान के चल रहे हैं, हमारा assumption है कि क्योंकि सभी same type का डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहे हैं, तो उनकी डिफरेंट क्लासेस में भी उनका स्ट्रक्चर जो होगा वो नियर अबाउट सेम होगा. सो दिस हाउ
our assumption starts with. So हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कर लेते हैं. हमारा एफ के क्या था, हम या तो नंबर काउंट करें, नंबर काउंट नहीं कर सकते इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम पैरामीट्रिक डेंसिटी में काम कर रहे हैं. तो हम सिंपली क्या कर लें, हम सिंपल वो जो मैंने सॉल्व करा था वो मैंने बेजियन से सॉल्व करा था. हमारे पास बेजियन कैलकुलेशन पे हम काम कर सकते हैं. कब? जब हमारे पास पैरामीटर्स अवेलेबल नहीं है. फाइन. हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन है. हम अगर हमारे पास पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन में काम कर रहे हैं तो हमारे पास ये पैरामीटर्स अवेलेबल है. दिस पैरामीटर इज नोन एंड दिस पैरामीटर इज नोन एंड वी कैन कैलकुलेट दिस पैरामीटर लाइक फॉर सफिशिएंसी मैट्रिक्स एंड सफिशिएंसी कंडीशन जो हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. तो व्हेन वी आर गोइंग फॉर दिस पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन, सो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था. दिस इज मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस एफेक्ट्स जो मैंने आपको यहाँ बताया था, ये हम बेजियन कैलकुलेशन के साथ करते हैं. तो दिस इज सपोज टू बी सच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिस इज नोन एज सपोज टू बी नोन एज योर बेजियन क्लासीफायर. पर हम बेजियन क्लासीफायर पर भी काम नहीं कर रहे हैं, हम नॉन पैरामीट्रिक डेंसिटी एस्टिमेशन पे काम कर रहे हैं. तो हमारे ये जो ऊपर वाला जी था, दिस फॉर्मूला, इसका डेंसिटी हमको पता है, दिस इज गॉसियन, हम मान के चल रहे हैं. तो अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से. तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, हम उसका म्यू के निकाल लेंगे. देन वी आर हैविंग कोवेरिएंस मैट्रिक्स एंड अगेन वी आर हैविंग दिस जस्ट एन फॉर्मूला. तो ये फॉर्मूला हमने माना था. सो वी अज्यूम दैट वी आर हैविंग p dimensional data is available. So this is my p dimensional data that is been available. Is it fine? ये हम चेक हमने एक्चुअली कैलकुलेट कर रखा. एंड दिस इज माय फर्स्ट assumption is that we are having different classes. So we are having k different classes and the covariance matrix are usually supposed to be the identical. So हर किसी का covariance matrix हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर उसको सिंपल हर किसी का कोवेरियंस मैट्रिक्स नहीं निकालेंगे, हम सबका एक ही कोवेरियंस मैट्रिक्स फाइनली निकालेंगे. तो वो भी मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि वो कैसे निकलता है. सो 10 क्योंकि सभी का कोवेरियंस मैट्रिक्स सिमिलर है, सो वी कैन से दैट दिस क्लासीफायर इज सपोज टू बी द लीनियर. नाउ अगर हमारे पास ये हम इंक्लूड करते हैं, लेट्स से फॉर क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, हमारे पास अभी जो क्लासीफायर था, लेट्स से मेरे पास ये कुछ डेटा था, इस डेटा के लिए मैंने सपोज करा था कि हमारे पास लीनियर क्लासीफायर है. पर कई केस में हमारे पास लीनियर क्लासीफायर नहीं मान सकते. जैसे हमने कल वो XOR और XNOR देखा था, वहाँ पे हमारे पास कुछ क्वाड्रेटिक लगाने पड़ते. लेट्स से हमारे पास कुछ ऐसा डेटा आता, दिस इज 1, दिस इज अगेन, दिस इज 0, दिस इज 1. मैं इसको सिंपल लाइन से कैलकुलेट नहीं कर सकता था, तो मेरे को एक बाउंड्री डिफाइन करनी पड़ती, वो बाउंड्री ऐसी कुछ डिफाइन होती. तो दिस इज सपोज टू बी क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो इन दिस केस when we are going for such type of things, and then we are saying that we are going for linear discriminant function or syllabus में ही है. Again, just for your information, when such type of data is available, then we will go for quadratic discrimination function. So for this quadratic discriminant function, we do not assume that the covariance matrix is identical. So these are different for different classes. So उनका structure भी कुछ अलग होता. So for your quadratic discrimination analysis, your decision boundary is determined by your particular quadratic function. Like this is supposed to be a quadratic function available here, but this is a linear function. Fine. This is just for information. So अब वापस हम हमारी डेंसिटी एस्टिमेशन पे आ जाते हैं. मान लीजिए मेरे पास 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस में हमारे पास डेटा है. तो ये डेटा को मैं वापस कुछ ऐसा ही अज्यूम करूँ कि मेरे पास ये डेटा है, तो मेरे पास कंटूर, एक कंटूर इसका बनेगा यहाँ पे, एक डेटा का कंटूर, क्योंकि यहाँ डेटा मेरे पास है. इस जगह पे मेरे पास डेटा है, तो यहाँ मेरे पास पीक आ रहा है. अगेन मेरे पास ये डेटा यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे पास यहाँ पीक आ रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इज एन, एंड वी सपोज दैट दिस डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली. सो we'll get two different type of two different peaks for this normal distribution, or we can say that this is a mixture of two normal distribution. This is for one class, and again this is for your another class, and we suppose that our data is linearly classified, linearly separable. तो हम इन दोनों के बीच में यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं. अगर इसको हम टॉप व्यू से देखें तो we can say that we can have क्लियर कट लाइन अवेलेबल, और यहाँ पे हमारे पास डेटा की डेंसिटी है. इसका मतलब ये, अगर इसको हम यहाँ देखें तो हमारे पास यहाँ डेटा बहुत सारा आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारा डेटा है इस जगह पे, यहाँ पे एक जगह पे रिलाई कर रहा है, यहाँ पे कम डेटा है, तो हमारे पास यहाँ कंटूर्स जो है वो कम आ रहा है. दिस इज हाउ वी कैन से दैट हमारे पास डेटा बहुत सारा. इज इट फाइन?
इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक हमारे assumptions में? नो सर। नो सर। नो सर। Okay, okay, fine. So then I'm moving next slide here. So हमको फाइनली करना क्या है, हमको पैरामीटर एस्टिमेट ही करना है। हमको पता है कि हमारे पास ये लाइन है, उस लाइन के पैरामीटर एस्टिमेट कैसे करेंगे, तो हमारा फंक्शन था, हमको यही चीज़ें निकालनी थी। सो दिस इज माय फंक्शन, दिस इज माय ऑप्टिमल क्लासिफायर, दिस इज डिनोटेड एज एन एस्टिमेटेड क्लासिफायर। सो दिस हमने इसको चेक करा भी था, दिस एन आर्गमैक्स ऑफ, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सबका सेम आ रहा था तो उसको हमने हटा दिया, और वी आर गोइंग फॉर जस्ट मैक्सिमम अ पोस्टीरियर डेफिनेशन। हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे नहीं जा रहे थे। अगर मैक्सिमम लाइक्लीहुड होता तो हमारे ये प्रायर इन्फॉर्मेशन हम हटा देते, क्योंकि हम मान के चलते थे कि प्रायर डेफिनेशन दोनों की, प्रायर प्रोबेबिलिटी दोनों की एक जैसी होती। पर यहाँ पर प्रायर प्रोबेबिलिटी यस की 9/14 थी और नो की प्रायर प्रोबेबिलिटी 5/14 थी, तो हम उनका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मान सकते थे। तो हमने यहाँ पर इंक्लूड करा है प्रायर इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर मैक्सिमम अ पोस्टीरियर, सो दिस इज सपोज टू बी मैप maximum a posterior, fine. So this is your maximum a posterior. अगर हम ये इंक्लूड नहीं कर सकते तो दिस इज अ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन जो हम लोग पहले कर रहे हैं। So this is my function and I am taking natural logs on the both sides. So this is my natural log, so I am taking my natural log over here. So this is argmax of log of this function. तो मैं इस function में this is my probability, इस probability को this is my likelihood and this is my prior probability, दोनों तरफ मैं यहाँ पर log ले रहा हूँ. This is my natural log or we can say that this is a base of e. Fine. log को अंदर लेके चलते हैं और एफ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं। हमने माना था कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर हम अज्यूम कर लेते हैं। तो दिस इज लॉग को अंदर लेकर और एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया, एफ एक्स को रिप्लेस कर दिया हमने मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो दिस इज 1/2 to the power p/2 and this is my sigma inverse available here and this is again -1/2, क्योंकि ये मेरा 1/2 to the power p/2 minus p/2 and this is my sigma inverse। तो उसको मैं log में लेके गया तो log में मेरे जो सिक्स साइन था वो बाहर आ गया और ये जस्ट अपॉन और डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में आ गया। अगेन दिस इज e to the power, तो log into e to the power से वो कैंसिल हो गया, तो e की पावर जो है हमारे पास सिंपल लीनियर केस में आ गई। सो दिस इज -1/2 x माइनस म्यू के ट्रांसपोज इनटू योर कोवेरियंस मैट्रिक्स इनटू अगेन x माइनस म्यू के प्लस दिस पाई x। सो दिस पाई x योर log प्लस log पाई के, दिस इज योर प्रायर प्रोबेबिलिटी। तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम इसको k पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारी जो वैल्यू है इसमें हमारे पास कोई k नहीं आ रहा है, और जब हमारे पास इसमें k नहीं आ रहा है तो हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि हम जब कंपेयर कर रहे हैं, दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं तो एक कांस्टेंट दोनों में ऐड हो रहा है, तो उसको कैलकुलेशन में इंक्लूड करने से की जरूरत नहीं है, तो हमने इसको हटा दिया। सो व्हाट वी आर गेटिंग दिस टर्म, दिस इज वी आर गेटिंग ओनली दिस टर्म। सो दिस इज दिस फाइन। दिस इज जस्ट इन योर डिस्ट्रीब्यूशन। हमने जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन e टू दी पावर में जो भी लिया था तो आपके पास जो कर्व बनता था वो इसी वैल्यूज के हिसाब से बनता था। सो दिस इज माय डिस्ट्रीब्यूशन, फाइन, और दिस इज माय इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में आप देखें कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन, इसको अगर हम एक तरफ लगाएं तो दिस इज x माइनस म्यू स्क्वायर। तो इसमें x माइनस म्यू स्क्वायर अगर हम इसको लेते हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। सो दिस इज योर x माइनस म्यू स्क्वायर। सो इस x माइनस म्यू स्क्वायर को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ। सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, अगेन सॉरी दिस इज माइनस 2x म्यू, फाइन। सो अगेन दिस 2x म्यू। तो अब यहाँ पर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा डेटा जो था वो लीनियर फंक्शन था, तो लीनियर फंक्शन में हम इसमें से क्वाड्रेटिक टर्म हटा देते हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म क्या आ रही है, हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म ये आ रही है, मतलब हमारे पास क्या था, हमारे पास आता x ट्रांसपोज, दिस इज माय सिग्मा इनवर्स एंड अगेन दिस x। तो ये वाली टर्म हमने हटा दी और इसको जब मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये मिलता है, दिस इज x ट्रांसपोज, दिस इज x ट्रांसपोज माइनस म्यू के, ये 1/2 से 1/2 आपका ये वाला यहाँ हट जाएगा, दिस इज माइनस सिग्मा इनवर्स एंड दिस इज माइनस सिग्मा इनवर्स। ये वाली टर्म हटा दी तो दिस इज योर, दिस टर्म इज योर
this particular term and this particular term is where over here and this is log pi के जो हमारे पास था. So हमने क्योंकि हमने अज्यूम करा था कि हम लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन पे बात कर रहे हैं तो हमने क्वाड्रेटिक टर्म हटा दी. इज इट फाइन? यस सर. हरेंद्र, इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम आपको? सर बस एक मिनट में देख लूं, मैं थोड़ा हाँ कंफ्यूज हो गया. या और किसी को भी कोई हो तो देख लो क्योंकि जिससे हाँ बोलो. सर हमने मतलब वो आपने x माइनस म्यू का होल स्क्वायर में मतलब उसका जो निकाला था तो उसमें से हमने हटा दी थी क्वाड्रेटिक वाली टर्म. सर इसमें वहाँ पे मतलब बन कहाँ रहा था ये x माइनस म्यू का स्क्वायर वाला टर्म? दिस इज x माइनस म्यू, दिस इज x माइनस म्यू. सर लेकिन वो इनवर्स में था ना उसका मतलब इनवर्स तो देखो हमारा फॉर्मूला था. मैं वापस उस मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिखने की कोशिश करता हूँ. दिस इज 1/2 2 पाई टू द पावर, मेरे पास p डायमेंशन थे. दिस इज p/2 इनटू सिग्मा इनवर्स. ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू था, हमने हटा दिया. अगेन दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ अगेन. सो दिस इज एक्सपोनेंशियल ऑफ और लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ. दिस इज e टू द पावर माइनस 1/2. अगर मैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स नहीं मानता, मैं सिंगल डेटा मानता हूँ, तो 2 सिग्मा स्क्वायर इनटू x माइनस म्यू स्क्वायर. फाइन. अब इसको मैं कोवेरिएंस मैट्रिक्स में मान के चलता, ये मल्टी डायमेंशनल डेटा था, तो मैं क्या लिखता है इसको e टू द पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू होल स्क्वायर इनटू माय सिग्मा इनवर्स. और इसको हमने क्या लिखा था, e टू द पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू ट्रांसपोज. दिस इज माय सिग्मा इनवर्स एंड दिस इज x माइनस म्यू. तो ये हमारा x माइनस म्यू था ना. इस x माइनस म्यू को मैंने मैट्रिसेस में लिखा था. सो दिस इज माय x माइनस म्यू. फाइन. और कोई प्रॉब्लम? यस. नो सर. फाइन. सो इतना आप लोगों को समझ में आया हमने क्वाड्रेटिक टर्म क्यों हटाई और उसका सॉल्यूशन क्या आया. तो हमने अज्यूम करा था दैट दिस इज माय initial density and this density is my normal density. This is multivariate normal distribution or multivariate Gaussian distribution. So we can define. So हमारे पास जो ये gx आया, this is my separating plane. So what we can do, say that this is our लीनियर डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन जो हमने यहाँ पर डिफाइन करा था. दिस इज आर्ग मैक्स. तो जो हमारे पास सबसे मैक्सिमम आएगा उसको हम बोल देंगे. लेट्स से kth वैल्यू के लिए हमारे पास मैक्सिमम आया, तो दिस इज माय separating function. So this is my separating function. What is this? This is x transpose sigma inverse mu k minus 1/2 mu k sigma inverse mu k plus log pi k. So this is my prior property. So this is my just a linear discrimination function जो हमने पहले यूज करा था. हमने वो क्या यूज करा था, दिस इज y इक्वल्स टू x बीटा. और वो x बीटा पे हमारे पास क्या दिक्कत आ रही थी, x बीटा में हमको बीटा नहीं, x की वैल्यूज नहीं पता, x का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा नहीं है, क्या है कैसा है. क्योंकि अगर हमको सिर्फ एक लाइन डिफाइन करनी होती तो दिस इज गुड, दिस थिंग इज गुड, पर हमको उन सभी के बीच में एक लाइन, एक सेपरेटिंग प्लेन अब इंसर्ट करना था. तो रिग्रेशन से थोड़ा सा हमको अलग आना पड़ रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट हमारे पास हर एक क्लास के लिए, तो लेट्स से मेरे पास 2 क्लासेस हैं, तो मेरे पास दिस इज डेल्टा 1 बनेगा. लेट्स से फॉर डेल्टा 1 इज फॉर माय यस एंड अगेन दिस इज माय डेल्टा 2 इज फॉर नो. तो दोनों की वैल्यू आपके पास आएगी. लेट्स से डेल्टा 1 की आपके पास वैल्यू हो गई 1 एंड दिस डेल्टा 2 की वैल्यू हो गई आपके पास लेट्स से 4. तो यहाँ पर आर्ग मैक्स में आप क्या देखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं आर्ग मैक्स ऑफ आर्ग मैक्स. इसमें डेल्टा हमारे पास क्या दे देगा, एक सेट दे देगा. एक सेट में मेरे पास 1 आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा. मैक्सिमम फंक्शन इसमें से क्या निकाल के देगा, मैक्सिमम ऑफ 1 एंड 4 क्या रिटर्न करके देगा, 4 रिटर्न करके देगा. तो सो आपके पास जो सेपरेटिंग प्लेन होगा वो सेपरेटिंग प्लेन क्या बोलेगा, दिस इज 4. तो मतलब हमारी जो क्लास है वो इस क्लास को रिफर करती है. फाइन. सो दिस इज माय डिसीजन बाउंड्री. तो अब मेरे पास 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस पर मेरे को काम करना है.
तो दो क्लासेस में बाइनरी क्लासिफिकेशन का काम करना है। तो लेट्स से दिस इज माय क्लास के एंड दिस इज माय क्लास एल। तो दो पे अगर हमको कंपैरिजन करना है तो हमारे पास क्या होगा, वो x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा और डेल्टा ऑफ के एंड डेल्टा ऑफ एल। अब उन दोनों में से आपकी जो बाउंड्री क्लास बनेगी वो इन दोनों बाउंड्री क्लास इन दोनों के बीच में आएगी, इन दोनों पर्टिकुलर क्लास में आएगी। तो हमको इसको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने में इस फॉर्मूले को हम वापस से रीराइट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक क्लास दैट्स ए क्लास के एंड दैट्स ए अगेन क्लास एल, और वी कैन से दैट क्लास 1 एंड क्लास 2। तो दिस इज माय क्लास 1 एंड दिस इज क्लास 2। हम कंपेयर कर रहे हैं कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा आ जाए। तो दिस इज फॉर दो क्लासेस के बीच में हमको आइडेंटिफाई करना है, और ये वाली इक्वेशन अब हमारी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो दिस इज लॉग बाय लेट्स से पाई यस एंड अपॉन पाई 2 माइनस एक्स ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स। हमारे पास वही है एक्स ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स। सो दिस इज एक्स ट्रांसपोज सिग्मा इनवर्स। अब हमारे पास दो क्लासेस आ रही हैं, तो दोनों की हमारा मीन हम दोनों में चेंज कर देते हैं। अगेन दिस इज माई 1/2, सो दिस इज माई माइनस 1/2। तो हमारे पास अगेन हमारे पास ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को यहाँ ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे। ये बेटर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ। सो लेट्स से मेरे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है। अब आप आपके पेन पेंसिल सारे तैयार रखें, हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। फाइन। सो लेट्स से k इक्वल्स टू 1 एंड l इक्वल्स टू 2। हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन है। हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक का आउटपुट 1 आता है, एक का आउटपुट 2 आता है। फाइन। सो देन वी वुड टू डिफाइन एन कांस्टेंट a। हमको एक कांस्टेंट a नॉट डिफाइन करना है। हमारे पास लीनियर क्लासिफिकेशन कैसा आएगा, हमारे पास जो लीनियर क्लासीफायर आएगा उसका फॉर्म हमारे पास अगेन वैसा ही आएगा। कैसा आएगा, ऐसा आएगा, दैट इज योर y इक्वल्स टू mx प्लस c, और अगेन दिस इज माय योर mx प्लस c, और दिस इज योर x बीटा जो हमने डिफाइन करा था। तो ये हमारे x बीटा को हमने कैसे डिफाइन करा था, दिस इज बीटा नॉट प्लस योर समेशन ऑफ योर ऑल xi एंड ऑल बीटा। तो ये हमारा वही वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। अब हमारी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, हमारे पास कुछ डेटा था, हमारे पास ये कुछ डेटा था, हमारे पास ये कुछ डेटा था, और इसके बीच में हम एक लाइन बना रहे हैं। तो एक क्लास, तो हमारे पास ये लाइन कौन सी थी, दिस इज लेट्स से y इक्वल्स टू एक्स बीटा। हम लाइन अभी भी वही y इक्वल्स टू लाइन बीटा बना रहे हैं। दिस इज x बीटा इज इक्वल्स टू 0। दिस इज y माइनस एक्स बीटा इज जस्ट लाइक योर दिस इज x बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी एक लाइन है। इस लाइन पर जो इससे बड़ा होगा वो इस तरफ, और जो इससे छोटा होगा वो इस तरफ। तो इस तरह से हम लाइन डिफाइन करेंगे। इफ वी आर सेइंग दैट इफ इट बिलोंग्स टू क्लास 1, तो क्लास 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ये क्लास 1 है, और इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी तो मेरी क्लास 2 है। इज इट फाइन? इतना समझ में आया? यस सर। फाइन। सो हमने सीधे सीधे से एक लाइन खींची है, लाइन पे हमारे पास इक्वेशन आएगी जो दिस इज इक्वल्स टू 0, लाइन की इक्वेशन इक्वल्स टू 0 आएगी। अब उस लाइन की इक्वेशन में जैसे ax प्लस b इक्वल्स टू 0, मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन आ रही है। अब उसमें से हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। अगर x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो वो एक क्लास में, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो वो दूसरी क्लास में। हमने एक सिंपल सी लाइन डिफाइन कर दी है। तो अब उसके हमारे पास पैरामीटर है, तो दिस इज माई बीटा नॉट एंड दिस इज माई बीटा 1 x1। x तो हमारे पास पता है, x की वैल्यू हम डालते जाएंगे और हम चेक करते जाएंगे कि वो वाली वैल्यू हमारे पास आ रही है नहीं आ रही। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैरामीटर एस्टिमेशन कर रहे हैं। फाइन। सो दिस इज आवर पैरामीटर एस्टिमेशन। सो दिस पैरामीटर एस्टिमेशन के फॉर्मूले हमने देख रखे हैं, अब इसको सिंपल एग्जांपल से रहे। तो हमारे पास ये a नॉट और दिस इज माई बीटा नॉट जो हम लोगों ने पहले देखा था। तो दिस इज a नॉट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन माई a नॉट कैसे कैलकुलेट करोगा, दिस इज माई a नॉट, दिस इज माई ओवरऑल वैल्यू। तो a नॉट में कहाँ से लेऊंगा, दिस इज log बाय पाई 1 बाय पाई 2, दिस इज माई log पाई 1 बाय पाई 2। अगेन दिस इज माइनस 1 बाय 2, दिस इज माइनस सॉरी दिस इज माइनस 1 बाय 2, दिस इज mu1 प्लस mu2 सिग्मा इनवर्स mu1 माइनस mu2। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। देन व्हेन वी आर सेइंग दैट द रिमेनिंग आइटम, तो हमारे पास रिमेनिंग आइटम कौन सा आएगा, दिस इज AJXJ। तो AJXJ हमारे पास कहाँ से आ जाएगा, AJXJ हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, x के साथ इसकी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस इज x के साथ जो हमारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, दिस इज सिग्मा इनवर्स mu1 माइनस mu2। सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला। अब मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ। तो लेट से
मेरा पाई 1 क्या था, मेरा पाई 1 और पाई 2 प्रायर प्रोबेबिलिटी हमने अभी मान के चला, दिस इज बोथ आर सेम एंड बोथ वैल्यूज आर 0.5। देन मेरा μ1 क्या था, मेरा μ1 हो गया एक सिंपल मैट्रिक्स 0 0 0। मेरा μ2 क्या था, मेरा μ2 भी हो गया मेरे पास सिंपल वैल्यू, सॉरी दिस इज नॉट -2, दिस इज -2। फाइन, सो हमारे पास मीन आ गए। ये भी मैं बताऊंगा कि मीन हमारे पास कैसे आते हैं। फाइन, देन अगेन वी आर हैविंग सम कोवेरियंस मैट्रिक्स अवेलेबल, सो दिस इज माय कोवेरियंस मैट्रिक्स, दिस इज 1 0 0 देन 0.525। सो हमारी डिसीजन बाउंड्री क्या होगी, तो हम सॉल्व करना चालू करते हैं। तो हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन था, तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू क्या थी, ए नॉट की वैल्यू थी हमारे पास log पाई 1 बाय पाई 2 माइनस 1 बाय 2 μ1 माइनस μ2 ट्रांसपोज इनटू सिग्मा इनवर्स इनटू μ1 माइनस μ2। तो अब मेरे पास ए नॉट क्या था, ए नॉट था log 0.5 अपन 0.5, तो दिस इज log 1 एंड log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, तो हमने उसको वहां से हटा दिया। अगेन दिस इज μ1 माइनस μ2 हमारे पास ट्रांसपोज में था, तो मैंने लिखा 0 0 मेरा मैट्रिक्स, अगेन दिस इज 2 2 मैट्रिक्स, इन दोनों को हमको सम करना है। देन अगेन इस मैट्रिक्स का दिस इज 1 0 0 0.526 0.5625 का मेरे को इनवर्स निकालना है। देन हमारे पास अगेन मैट्रिक्स यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं है, तो 0 0 -2 -2, सो दिस इज माइनस, दिस इज 0, दिस इज -1/2। इन दोनों का सम करा तो ये वाला आइटम इससे ऐड हुआ, ये वाला आइटम इससे ऐड हुआ, एलिमेंट वाइज ऐड होता है, तो दिस इज 2 -2। देन इस मैट्रिक्स का हमने इनवर्स निकाला, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, डिटर्मिनेंट आता है। डिटर्मिनेंट के बाद इनकी वैल्यूज हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम माइनस साइन लगा लेते हैं, तो क्योंकि माइनस साइन नहीं है और यहाँ पे वैल्यूज चेंज करके उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाती है और ये वाली वैल्यू यहाँ स्वैप हो जाती है, और यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन हो जाते हैं, और इसके अपॉन में हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, तो इसके नीचे हम सिंपल सा डिटर्मिनेंट निकाल दिया, तो हमने डिटर्मिनेंट निकाला, सो दिस इज आवर वैल्यू, सो दिस इज 0.5625 upon 0.5625, this is equals to 1, and this is 1 upon 0.5625, this is 1.78। फाइन, एंड दिस इज, इसमें से ये माइनस करा तो 0 में से 2 माइनस करा, दिस इज -2, एंड 0 में से -2 माइनस करा तो दिस इज 2। फाइन, इज इट फाइन? इतना समझ में आया आप लोगों को? सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। यस सर। ओके फाइन, अब हमने इसका इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करा, सो दिस इज माय वैल्यू इज दिस -2 एंड 0, सो फर्स्ट आइटम मेरे पास दिस इज -2 इंटू 2, तो मेरे पास आया दिस इज -2, अगेन -2, सो दिस इज माय -2 इंटू 0, so nothing, then 2 into 1.78, so this is 3.56, या 1.78 नहीं था, this is 1.7777, बहुत सारा जा रहा था, तो मैंने 1.78 लिख लिया, so this is my value -2 and 3.56, so मेरा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई मेरे पास आया -2 into 3.56। फाइन, देन हमारे पास ये आगे मैट्रिक्स था, ये मेरे पास 1/2 था, इन दोनों से मैंने डिवीजन हटा लिया, तो दिस इज 1 -1 और मेरे पास माइनस रहा, इन सभी का मैंने मल्टीप्लिकेशन करा, इसमें मेरा मल्टीप्लिकेशन करा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बस ये वैल्यू हमारे पास दिस इज -2 और ये सारी वैल्यूज हमारे पास सिंपली माइनस के साइन के साथ, दिस इज फाइन। ये मेरे पास थोड़ा सा गलत रह गया था, दिस इज मेरे पास यहाँ आना चाहिए था, ये वाला यहाँ नहीं आएगा। फाइन, so this is -2 and -3.56, so this is your इसके आगे माइनस था, ये यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई होता 1 से, तो दिस इज माई -2 और यहाँ आपके पास माइनस आता, सो दिस इज माई 5.56 वैल्यू अवेलेबल है। सो मेरा ए नॉट क्या हो गया, मेरा ए नॉट हो गया, माई ए नॉट इज 5.56। देन अगेन वी हैव टू कैलकुलेट द रिमेनिंग आइटम, तो हमारे पास जो बाद के जितने पैरामीटर्स थे, अननोन पैरामीटर्स थे, वो कैसे कैलकुलेट होंगे, जैसे सिग्मा इनवर्स μ1 माइनस μ2, मतलब इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो हम वापस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो दिस इज माई -2 एंड 3.56, तो दिस इज ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल्स टू दिस ट्रांसपोज, दिस इज -2 एंड 3.56, तो मल्टीप्लाई कर दें, अगेन दिस इज a0, दिस इज a0 प्लस what is this is a1 into x1 plus a2 into x2, मेरे पास एक प्लेन बन गया, दिस इज a0।
फाइन, यही हमारी लाइन थी y इक्वल्स टू mx प्लस सी। मल्टीवेरिएट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन था, हमारे पास दो पैरामीटर्स थे, तो दो पैरामीटर हमारे पास यहाँ पे दिस इज माय बीटा 1 एंड दिस इज माय बीटा 2 एंड दिस इज माय बीटा नॉट। इज इट फाइन? इतना समझ में आया आप लोगों को? हेलो, यस सर। एक बार देख लो, 2 मिनट देख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो हम फिर आके देखते। सर ये बाउंड्री कैसे निकालने, एक बार बता दो प्लीज। बाउंड्री का हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारी बाउंड्री का जो फॉर्मूला था वो था y इक्वल्स टू mx प्लस सी। ठीक है, हमको लाइन तो बाउंड्री क्लास ही बनानी थी, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। हमको जो यहाँ लाइन, सॉरी ये वाली जो लाइन बनानी थी, लाइन की इक्वेशन क्या होगी? mx प्लस सी ही होगी। दिस इज बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 जितने हमारे पास एट्रीब्यूट थे। यस फाइन। अब हमको क्या करना था? हमको बीटा नॉट निकालना था, हमको बीटा 1 निकालना था, हमको बीटा 2 निकालना था। अभी तक हमने जो लाइन बनाई थी वो लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट के हिसाब से निकाली थी। लीस्ट स्क्वायर एस्टीमेट के हिसाब से क्या कर रहे थे हम? वो सारे पॉइंट के बीच में लाइन फिट कर रहे थे। अब हमको कुछ ऐसी लाइन बनानी है जो इन सभी के सारे पॉइंट्स को इक्वली क्लासीफाई कर रहे हैं। तो इक्वली क्लासीफाई करने के लिए हमने क्या करा? मैक्सिमम आ पोस्टेरिटी डेफिनेशन के साथ हमने निकाला। हमने हमारा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, हमारा जो डेटा था, हमने ये माना था कि हमारा जो डेटा x था वो x नाम का जो डेटा था वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के साथ हमारा जो भी डेटा आ रहा था वो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आ रहा था। जिस पर्टिकुलर x की वैल्यू किसी एक क्लास k के साथ मैक्सिमम होगी, वो हम मान के चल रहे थे कि वो आपका x पॉइंट जो है वो उस पर्टिकुलर क्लास को बिलोंग कर रहा है। जैसे हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, हमारे पास कुछ यहाँ पॉइंट थे, कुछ यहाँ पॉइंट थे, हमारे पास एक पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ निकाला, इस पॉइंट का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ निकाला, तो यहाँ पे इसकी डेंसिटी कम आएगी, यहाँ इस वाले के साथ इसकी डेंसिटी ज़्यादा आएगी, तो इसकी डेंसिटी इसके साथ ज़्यादा आ रही है तो हम बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट इसके साथ है। अगर इस वाले पॉइंट की डेंसिटी इसके साथ ज़्यादा आ रही है तो हम बोलेंगे कि इसका ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट इसके साथ है। और इसी के हिसाब से ये हम बोलना चाह रहे थे, पर हम इसको किस हिसाब से बोल रहे थे कि हमारे पास एक पर्टिकुलर एक लाइन हो, उस लाइन के हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करें। तो इस लाइन के हिसाब से हमने कैलकुलेट करना चालू करा, है ना। अगर मैं ये लाइन इंक्लूड नहीं करता तो मैंने जो बेसियन क्लासीफायर पहले डिफाइन करा था, जिसमें हमने वो वैल्यूज काउंट करी थी, तो वो आपको बेसियन क्लासीफायर के हिसाब से दे देता। हम यहाँ गोले नहीं बना रहे, हम यहाँ सिंपल डिस्क्रिमिनेट एक लाइन फंक्शन बना रहे हैं। तो लाइन का फंक्शन क्या था मेरा? y इक्वल्स टू दिस इज बीटा नॉट, और वी कैन से दैट a नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x2। मेरे पास दो क्लास थी तो मेरे पास a नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x2। फाइन, दिस इज फाइन। तो हम इस लाइन की इक्वेशन बना रहे थे। अब हमको इन पैरामीटर को एस्टिमेट करना था, मतलब मेरा a जो था वो क्या हो सकता था, a नॉट क्या हो सकता था, और मेरा बाकी जो मेरे रिमेनिंग ai's थे वो क्या हो रहे थे। क्योंकि a नॉट वाला जो है इसी लाइन के इक्वेशन के साथ हम समझे, इस लाइन पर्टिकुलर इस लाइन के इक्वेशन के साथ रहे, तो a नॉट जो था वो हमारा x के साथ नहीं आ रहा था, और जो a1 थे, जो रिमेनिंग a1 थे वो x के साथ आ रहे थे। तो इस वैल्यू में, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में, ये हमारी लाइन की इक्वेशन क्या थी? ये हमारी वही लाइन की इक्वेशन थी। दिस इज y इक्वल्स टू, सॉरी, दिस इज a नॉट प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 इज इक्वल्स टू 0। फाइन। तो अब इन दोनों लाइन को कंपेयर करें तो ये वाली टर्म x के साथ नहीं आ रही, ये वाली टर्म x के साथ नहीं आ रही, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये दोनों टर्म मिलके क्या बन रही है? हमारी a नॉट बन रही है। और ये वाली अकेली टर्म जो है वो हमारी x के साथ आ रही है, तो ये वाली हमारी टर्म क्या बन रही है? हमारी रिमेनिंग ai's। देखो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ना, दिस इज जो रिमेनिंग टर्म थी जिसके साथ x नहीं आ रहा था वो हमारा a नॉट था, और हमारे पास जो सारे रिमेनिंग सारे टर्म जो x के साथ आ रहे थे वो हमारे बाकी जो a वेक्टर था या डेटा वेक्टर था, तो उसके ये सारे पैरामीटर्स थे। इज इट फाइन? यस सर। इतना सभी को समझ में आया? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया? हमने एक लाइन की इक्वेशन बनाई, उन दोनों को कंपेयर कर लिया, जिनके x के साथ जो टर्म थी वो x वेक्टर्स में डाल दी, हमारे पास जो टर्म x के साथ नहीं थी उसको हमने a नॉट पे डाल दिया, और a नॉट और x1 की वैल्यू हमने उस पर्टिकुलर लाइन की इक्वेशन से कैलकुलेट कर ली। इज इट फाइन? फाइन। सो एग्जाम्पल 2 हम बाद में देखेंगे, हम सिर्फ एक
सिंपल सा एक अनदर एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सिंपल सा एग्जांपल था, मेरे पास ये कुछ डेटा था, दिस इज माय x1, दिस इज माय x2 और ये मेरी क्लासेस थी। फाइन, इसको मैंने प्लॉट भी करके देख लिया, दिस इज x1 वर्सेस x2। तो मेरे पास ये दो पर्टिकुलर इनकी लोकेशन आई और इनकी लोकेशन के साथ मेरे पास क्लास भी दिख रही है, दिस बिलोंग्स टू क्लास 1, क्लास 2 एंड दिस बिलोंग्स टू क्लास 1। और मैं इनके बीच में एक लाइन भी यहाँ पर प्लेस कर सकता था जो बताता कि ये इस तरफ, ये उस तरफ, और इस तरफ जो ज़्यादा आ जाएगा उसको बोल दूंगा, उस पर्टिकुलर को बोलूंगा कि वो क्लास 1 की तरफ है, और इधर आऊंगा तो मैं क्लास 2 की तरफ है। या सिंपल सी बात करूं कि अगर यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर, अगर मैं इसको ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से समझाऊं तो मेरे पास ये सेपरेटिंग हाइपरप्लेन था, इसके ऊपर मैं एक परपेंडिकुलर W, दिस इज माय पैरामीटर वेक्टर, जो मेरे पास W था या मेरे पास अभी A वेक्टर है, उस A वेक्टर को डालता और इन A वेक्टर के साथ इनका मैं डॉट मल्टीप्लिकेशन करता, तो डॉट मल्टीप्लिकेशन करता, डॉट प्रोडक्ट करता, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 से ज़्यादा आती तो यहाँ पर मैं बोल देता वो लाइन के इस तरफ है, और इनकी वैल्यू 0 से कम आती, इस तरफ आती, तो मैं बोल देता कि ये सारे जो हैं वो दूसरी क्लास में, बिकॉज मेरे पास यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, परपेंडिकुलर डिफाइन कर रहा हूँ मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो जिनकी वैल्यू 0 से कम, मतलब या ये वाला जो एंगल है, इस पर्टिकुलर वेक्टर का एंगल इतना बन रहा है, तो मेरा ये वेक्टर, ये एंगल इतना बन रहा है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 से कम ही होगी, है ना। मेरा इस पर्टिकुलर इस पॉइंट से बात करें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसका एंगल निकालें तो इसका एंगल इतना आएगा जो 90 से कम है, 90 से कम है मतलब वो 0 से ज़्यादा तो होगा ही होगा, क्योंकि 0 cos 0 होता है वो 1 होता है, cos 90 होता है वो 0 होता है, तो इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आएंगी वो एग्जैक्टली 0 से बड़ी होंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो सारे पॉइंट जो है इस तरफ आएंगे, वो ग्रेटर देन 1 आ रहे हैं या ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं। जब ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि वो पॉइंट इस क्लास में, और अगर हम यहाँ डिफाइन करेंगे तो हम बोल देंगे कि हमारे जो लाइन्स हैं या हमारे जो पॉइंट्स हैं वो इस तरफ आ रहे हैं, मतलब इस तरफ आ रहे हैं 0 से ज़्यादा। तो this is just a cross product of this x into my this vector। so मेरा ये अननोन पैरामीटर का वेक्टर था, आप उसको बीटा मान लें या w मान लें या a मान लें, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो दिस x बीटा इज ग्रेटर देन 0, तो वो इस तरफ आया, और दिस x बीटा इज लेस देन 0, तो अगर वो वैल्यू 0 से कम है तो वो इस तरफ आ रही है। सिंपल सा हमने 90 डिग्री का एंगल लगाया इन दोनों के बीच में। इज इट फाइन? यस सर। फाइन। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम कल देखते हैं, आप ये वाला जो एग्जांपल है उसको देखिएगा आराम से, फिर मैं बताता हूँ x1 μ1 और वो सारी वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। फाइन, तो आप वो वैल्यू चेक करिएगा और मैं एक एग्जांपल और करवाऊंगा कल। फाइन, तो हम कल 2 एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सर।